आपके हिसाब से स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है और किस स्टेज पर स्क्रीनिंग कराना चाहिए? और एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि कैंसर की बीमारी उसको है और उसको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल जैसे अस्पतालों का नाम आता है या दिल्ली एम्स वगैरह लोग भागते हैं। क्या उस तरह की उस क्वालिटी का इलाज यहाँ पर संभव है? कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलें, क्योंकि अगर आप किसी नॉन कैंसर डॉक्टर को मिल रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे। सर्जरी में नई टेक्निक अभी काफ़ी कैंसर सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं, जिससे कि जो है शरीर में बहुत बड़ा घाव नहीं होता है। कुछ छोटे छोटे होल्स के थ्रू सर्जरी की जाती है और इससे ब्लड लॉस कम होता है। एवरेज कॉस्ट अगर मैं कैंसर ट्रीटमेंट की पूछूं तो वो कितनी होती एक मरीज के हिसाब से? एक्चुअली डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है, तो ऐसा एक्चुअली कोई फिक्स पैकेज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैंसर की बीमारी के ऊपर। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश वर्मा है। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। कमलेश जी, ये वीडियो के द्वारा हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि उनके अंदर अवेयरनेस बढ़े कि कैंसर, सबसे पहले कैंसर रोग के बारे में और कैसे उसको सही समय पे जांचा जा सकता है, उसके क्या इलाज हैं, किस तौर पर लखनऊ और अवध क्षेत्र में खास तौर पर इलाज कराया जा सकता है। सबसे पहला मैं सवाल अपना शुरू करूंगा स्क्रीनिंग से। आपके हिसाब से स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है और किस स्टेज पर स्क्रीनिंग कराना चाहिए? और एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि कैंसर की बीमारी उसको है और उसको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? तो एक्चुअली कैंसर स्क्रीनिंग सारे कैंसर के लिए अवेलेबल नहीं है। कैंसर स्क्रीनिंग का रोल केवल ब्रेस्ट कैंसर में है, सर्विस के कैंसर में है, कोलन के कैंसर में है और थोड़ा बहुत अभी रोल लंग कैंसर में आ रहा है। स्क्रीनिंग के लिए अगर कोई भी महिला 40 साल के ऊपर है तो उसको चाहिए कि साल भर में एक बार मेमोग्राफी कराए। इसी तरीके से सर्विस कैंसर के लिए अगर आप 35 ईयर के ऊपर हैं तो आप 3 साल में एक बार जो है पैप स्मीयर कराएं। कोलोनोस्कोपी अगर आप 50 ईयर के ऊपर हैं तो आप 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। इससे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विस कैंसर और कोलन रेक्टम कैंसर को आप अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। ओके। क्या ऐसा कोई स्क्रीनिंग ओरल कैंसर के लिए भी उपलब्ध है? आजकल जैसा देखा जा रहा है, ओरल कैंसर की बीमारी और मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में नज़र आ रहे हैं। ओरल कैंसर के लिए ऐसा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अभी तक पूर्णतया प्रूवन नहीं है, बट ओरल कैंसर, ओरल कैविटी को आप इजीली देख सकते हैं। और अगर ओरल कैंसर से बचना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप जो है नियमित रूप से, पहला तो आप जो है तंबाकू का सेवन नहीं करें, दूसरा आप नियमित रूप से अपनी ओरल कैविटी को देखा करें। अगर मुंह में कोई भी घाव या छाला लगता है जो कि 2 या 3 हफ्ते में नहीं भर रहा है तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलें और उसकी जांच कराएं, जिससे कि आप कैंसर को रोक तो नहीं सकते हैं बट आप उसको स्टेज 1 या 2 में जो है डायग्नोस कर सकते हैं और इलाज करके आप उससे क्योर कर सकते हैं। दर्शकों के लिए और माइन्यूटली मैं जाऊंगा, इन डेप्थ थोड़ा सा जाने का प्रयास करूंगा। आप स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो वो किस तरह का डॉक्टर होना चाहिए? उसके पास कैसी डिग्री हो कि एक सही डॉक्टर के पास सही इंसान सही समय पे इंसान जा सके? आई थिंक कैंसर के लिए आपको एटलीस्ट एमडी या एमएस लेवल के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बेटर होगा कि सपोज ओरल कैंसर है तो आप अगर डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट एमएस ईएनटी हो या एमएस सर्जरी हो। पेट का कोई कैंसर है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डीएम गैस्ट्रो या एमएस सर्जरी से कंसल्ट करें। इसी तरीके से अगर कोई फीमेल जननांगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी एमएस गैनी से कंसल्ट करें। एंड यूजुअली जो है कैंसर सर्जन जो है छोटे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, बट अगर आप लखनऊ जैसे सिटीज़ में आ सकते हैं तो बेटर है कि आप किसी कैंसर सर्जन को मिलें। कैंसर सर्जन मीन्स कि आप किसी एमसीएच या डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को कंसल्ट करें। एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में डीएनबी या एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग हो जाने के बाद में, जैसे स्क्रीनिंग हो गया और आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, और कैंसर डिटेक्शन के बाद क्या डायरेक्टली आपको कैंसर इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए? आप क्या बताएंगे? आई थिंक बेटर है कि आप कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलें, क्योंकि अगर आप किसी नॉन कैंसर डॉक्टर को मिल रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर है कि आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलें जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि क्या किसी तरह की वैक्सीन, जैसे होता है कि बीमारियों को रोकने के लिए कैंसर के लिए भी कोई वैक्सीन है कि बच्चों को या बड़ों को लगाया जाए और उनको कोई कैंसर भविष्य में ना हो? अभी तक जो है कैंसर वैक्सीन केवल सर्विक्स कैंसर के लिए अवेलेबल है।
तो सर्विक्स कैंसर बेसिकली जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड होता है। तो अगर जो है लड़कियां स्पेशली जो कि यंग एज ग्रुप में हैं, स्पेशली 9 to 18 ईयर ओल्ड, उनमें अगर HPV वैक्सीन लगाया जाए तो फ्यूचर में सर्विक्स कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी घट जाती है। ओके, तो ये जो सर्विक्स कैंसर है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है सर्विक्स कैंसर के लिए अवेलेबल है। और ये कब लगाया जा सकती है वैक्सीन? बेसिकली सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले लगाई जाती है। तो जो रिकमेंडेड एज ग्रुप है वो 9 to 18 ईयर ओल्ड है। ओके, उसके बाद में अगर महिलाएं लगाएं तो क्या कुछ उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्ट? क्योंकि तब तक अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो वायरस का एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका होगा, तो वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। और क्या अन्य किसी और कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? नहीं। और अन्य किसी के लिए नहीं। अब डॉक्टर साहब दूसरे स्टेप पर आते हैं कि कैंसर हो चुका है किसी पेशेंट को, अब उसको सर्जरी के दौर से गुजरना है। 3 तरह की चीज़ें समझ में आती हैं जो कैंसर बीमारी की सर्जरी में होती हैं। एक तो नॉर्मल सर्जरी, रेडिएशन का नाम आता है और कीमोथेरेपी का नाम आता है। इन तीनों की अहमियत क्या है और तीनों का रोल क्या है कैंसर ट्रीटमेंट में? एक्चुअली ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कि आप जो है कीमोथेरेपी से पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। ब्लड कैंसर के अलावा जितने भी कैंसर हैं उनको अगर आप पूरी तरीके से सही करना चाहते हैं तो आपको उनको सर्जिकली रिमूव करना ही पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में बोलें तो जितने भी सॉलिड कैंसर हैं अगर आप उनको पूरी तरीके से क्योर करना चाहते हैं तो सर्जरी मस्ट है। अब इसमें डिपेंड करता है कि अगर कैंसर स्टार्टिंग में है, छोटा साइज है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। बट अगर साइज बढ़ गया है, जिसको कि हम टेक्निकली लोकली एडवांस्ड कैंसर बोलते हैं, ऐसे कैंसर को हम पहले डाउन साइज करते हैं फिर सर्जरी करते हैं। डाउन साइज करने के लिए हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। सपोज अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हम कीमोथेरेपी देंगे, रेक्टम का कैंसर है या इसोफेगस का कैंसर है तो हम पहले रेडियोथेरेपी दे करके साइज को छोटा करेंगे फिर सर्जरी करेंगे। मतलब कि ये जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होती है कैंसर के साइज को छोटा करने के लिए है, उसके बाद सर्जरी तो आप करेंगे ही करेंगे, उसका परमानेंट तो इलाज है। जितने सॉलिड ट्यूमर्स हैं उनमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी सप्लीमेंट्री है। ओके, सो सर्जरी मस्ट है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को हम पहले या बाद में या कभी कभी कीमोथेरेपी को पहले और बाद दोनों सर्जरी को सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप केवल कीमोथेरेपी से पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। इसी तरीके से रेडियोथेरेपी से भी कैंसर को पूरा क्योर कर दें और वापस नहीं आए, संभावना कम रहती है। ये एक भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के बीच डॉक्टर साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से अगर आप सिर्फ इलाज समझ रहे हैं कैंसर का तो वो संभव नहीं है। वो एक सप्लीमेंट्री थेरेपी है, आपकी सर्जरी के साथ सहयोग करके आपके कैंसर को नष्ट करती है। अगर आपके परिवार में या आपके संबंध में, आपके मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है तो आप उसको यही राय दीजिए कि वो सर्जरी के लिए जाए और एक अच्छे डॉक्टर से एक अच्छे हॉस्पिटल में जाए जहां पर कैंसर का इलाज संभव है और सही तरीके से सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का मिश्रण करके उसका इलाज हो सके। राइट डॉक्टर साहब? करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा अहम पहलू है सही मशीनों का, ऑपरेशन के सही नई टेक्नोलॉजीज़ का, उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाना और उनका एक्सेस हो पाना। किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ कैंसर के क्षेत्र में आई हैं जो इलाज को बेहतर बना रही हैं और अच्छा बना रही हैं, जल्दी टर्न अराउंड टाइम हो रहा है, लोगों का रिकवरी जल्दी हो पा रही है, उस नई तकनीकों के बारे में थोड़ा बात करिए। सर्जरी में नई टेक्निक के अभी काफ़ी कैंसर सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं, जिससे कि जो है शरीर में बहुत बड़ा घाव नहीं होता है, कुछ छोटे छोटे होल्स के थ्रू सर्जरी की जाती है और इससे ब्लड लॉस कम होता है और अगर कट नहीं है तो रिकवरी पीरियड शॉर्ट रहता है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं हॉस्पिटल से एंड पेन भी रिलेटिवली काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी अभी हम काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे हार्मोनिक हो गया, डेगाश्योर हो गया, जिससे कि जो है ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस कम होता है, सर्जरी काफ़ी क्लीन होती है एंड अगर ब्लड लॉस कम है तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, एक और बात बताइए डॉक्टर साहब, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी तरह की सर्जरी एक अच्छे खासे कीमत के साथ आती है, आपको मोटे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बड़ी रकम प्राइवेट अस्पतालों में नहीं दे सकते, वो किस तरीके से कैंसर का इलाज करवाएं? कैंसर में इलाज अच्छा होना चाहिए, सस्ता नहीं होना चाहिए। सो वी शुड गो फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट, नॉट फॉर चीप ट्रीटमेंट।
एंड प्राइवेट सेटअप में भी अभी काफ़ी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री राहत कोष, जिससे कि जो है गवर्नमेंट 2 बार में 2.5 लाख देती है। आई थिंक 5 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है, जिससे कि आप काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट या नहीं तो 80-90% ट्रीटमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब उस 5 लाख रुपए के कोष से लगभग 90% या फिर कहें कि 100%। एज यू डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सा है। किस लेवल का? सपोज ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक 100% आपका पूरा ट्रीटमेंट 5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। कुछ ट्रीटमेंट कुछ कैंसर है जिनमें कि सर्जरी कॉस्टली होती है, सपोज इसोफेगस कैंसर हो गया, बट उनमें भी आप थोड़ा बहुत पैसा अपनी तरफ से लगा करके और बाकी मुख्यमंत्री राहत कोष की हेल्प से आप ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। अब सरकारी अस्पताल वर्सेस प्राइवेट अस्पताल, एक कैंसर के मरीज को कहाँ जाना चाहिए, आपकी जो भी राय रहेगी उसके थोड़ा प्रोस एंड कॉन्स बताकर अपनी राय बताइए। आई थिंक वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा हो और टाइमली मिले। ओके। अच्छे ट्रीटमेंट से क्या पर्याय है? अच्छे ट्रीटमेंट मीन्स कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिसकी स्पेशली कैंसर में ट्रेनिंग है वो आपका इलाज करें। ओके। और मैं अब देवी पाटन मंडल जो गोंडा का पड़ता है उसके आसपास जो सबसे बेहतरीन शहर जहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं वो लखनऊ है। लखनऊ के अंदर अगर मैं अच्छे कैंसर के इलाज की बात करूं, आप स्वयं ग्लोब अस्पताल में हैं। ग्लोब अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? ग्लोब अस्पताल में कैंसर रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं एंड हमारे यहाँ सर्जरी रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम जो है ओपन सर्जरी सारी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, इवन ओरल कैंसर में हम माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कर रहे हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हर तरीके का हमारे यहाँ उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी में हमारे यहाँ लीनियर एक्सीलरेटर है, ब्रैकीथेरेपी है, तो रेडियोथेरेपी का भी कंप्लीट सेटअप है हमारे यहाँ। कीमोथेरेपी में हमारे यहाँ 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि टाटा से ट्रेंड हैं, सो कीमोथेरेपी का भी हमारे पास कंप्लीट सेटअप है। हमारे यहाँ पेट स्कैन है, हमारे यहाँ गामा कैमरा है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ सीटी स्कैन 128 स्लाइस है, 3 टिस्ला MRI है, मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड और भी जो है सुविधाएं, इवन सारा मेडिकल सपोर्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनरी मेडिसिन, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलॉजी, पूरा मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल है। तो प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह जो सर्जरी के प्लास्टिक सर्जन भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ओके। तो आई थिंक हमारे यहाँ कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जैसे बहुत बार यहाँ के लोगों के साथ जब बीमारियाँ होती, गंभीर बीमारियाँ होती, वो दिल्ली और मुंबई का रुख करते हैं। कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल जैसे अस्पतालों का नाम आता है या दिल्ली एम्स वगैरह लोग भागते हैं। क्या उस तरह की उस क्वालिटी का इलाज यहाँ पर संभव है? एक्चुअली अभी लखनऊ में काफ़ी डॉक्टर्स जो कि टाटा बॉम्बे से ही ट्रेन होकर के हैं, इवन मैं भी पहले टाटा बॉम्बे में था। तो आई थिंक जो है अगर डॉक्टर जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेंड है और उसको जो है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सपोज कि हमें जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए वो सारे के सारे अवेलेबल हैं और उसके साथ में हमारे पास एक अच्छा ICU बैकअप है, तो हम सेम ट्रीटमेंट लखनऊ में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो कि ग्लोब हेल्थ केयर में हम लोग कर रहे हैं। मैं ओरल कैंसर के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। गुटखा पान मसाला खाते हैं अवध क्षेत्र के लोग। मुझे खुद को ग्लानि महसूस होती है कि लोग इतना खाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, लोग खाते हैं, जिसके कारण ओरल कैंसर के केसेस बहुत होते हैं। ओरल कैंसर्स की अगर आप बात करेंगे तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि उसको डिटेक्शन कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें? पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का तरीका है कि आप तंबाकू का सेवन नहीं करें। तो बेस्ट यही है कि आप कैंसर को होने नहीं दें और किसी भी तरीके के तंबाकू से दूर रहें। सेकंड चीज़ है कि सपोज आपको हो गया है तो भी ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि दिखाई पड़ता है। मतलब ये लीवर कैंसर या पैंक्रियास कैंसर नहीं है जो कि बहुत ही डीप ऑर्गन्स में पाया जाता है। मुंह के अंदर अगर आप देखेंगे तो ओरल कैंसर दिखता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मुंह के अंदर कोई घाव है, कोई छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं भर रहा है और आप तंबाकू का सेवन भी करते हैं, तो हमारी सलाह है कि आप उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर वो कैंसर है तो आप अल्टीमेटली अभी नहीं तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप कहीं ना कहीं जाके ट्रीटमेंट कराएंगे ही। बेटर है कि आप उसको समय रहते जितना जल्दी हो सके आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके मिलें और जो है उसकी बायोप्सी कराएं।
जिससे कि कंफर्म हो कि वो कैंसर है या नहीं है। तो एक्चुअली दोनों हो सकता है, बायोप्सी का टेस्ट ये भी बोल सकता है कि कैंसर है और ये भी बोल सकता है कैंसर नहीं है। अगर कैंसर नहीं है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और अगर कैंसर है तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि आपको कैंसर हो गया है। तो बायोप्सी के बाद जो फर्दर टेस्टिंग होती है वो सीटी स्कैन या पेट स्कैन है, जिससे ये पता किया जाता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। इसके बाद अगर कैंसर लिमिटेड एरिया में है तो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑपरेशन करके अफेक्टेड एरिया को निकाला जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो रेडियोथेरेपी किया जाता है। अगर कैंसर ऑलरेडी बहुत फैल चुका है तो फिर इलाज कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी होता है। एक लास्ट सवाल के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। एवरेज कॉस्ट अगर मैं कैंसर ट्रीटमेंट की पूछूं तो वो कितनी होती होगी एक मरीज के हिसाब से? एक्चुअली डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है, तो ऐसा एक्चुअली कोई फिक्स पैकेज नहीं है। बट आई थिंक अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हम 4 लाख 4.5 लाख में कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही आई थिंक अगर सारे कैंसर देखा जाए तो आई थिंक ट्रीटमेंट कॉस्ट इज लेस देन 10 लाख के नीचे ही सारे कैंसर्स का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है। अगर जो है आप स्टेज 4 में हैं जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है तो कॉस्ट ज़्यादा जाती है। बट जो यूजुअली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो 5 से 10 लाख की रेंज में ऑलमोस्ट हर कैंसर का हो जाता है। फाइनली डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को, गोंडा पोस्ट के दर्शकों को एड्रेस करके ये बताइए कि अगर किसी मरीज को आपसे संपर्क करना है और आपके द्वारा सलाह लेनी है कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो मरीज क्या करे और आप तक कैसे पहुंचे? मैं लखनऊ में ग्लोब हेल्थ केयर में मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहता हूँ। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्लोब हेल्थ केयर, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। टाइमिंग 9 to 5 है, सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में मैं यहाँ पे डेली अवेलेबल रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। आप हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट सर्जन इन ग्लोब हॉस्पिटल लखनऊ। अगर आपके परिवार में संबंधी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है, आपसे भी संपर्क कर सकता है इलाज के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कैंसर का डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। समय पर डिटेक्ट करिए, अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए, आप उसकी चेकअप कराइए और ये डिटेक्ट करवाइए कि वो कैंसर है या नहीं। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट के पास जाकर एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जाइए। कॉस्ट मैटर नहीं करता, जीवन ज़्यादा मैटर करता है। आप क्वालिटी पर जाइए, कम खर्चे या ज़्यादा खर्चे पर नहीं जाइए। अगर सरकारी में मिलता है तो सरकारी में अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, प्राइवेट में मिलता है तो प्राइवेट में अच्छा ट्रीटमेंट कराइए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।